नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पूरा किया वादा, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को सौंपे नौकरी का नियुक्ति पत्र। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 11 किसानों के परिजनों को शनिवार को पंजाब में सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने मृतक किसानों के परिजनों को क्लर्क की नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। किसानों को राज्य के आर्थिक ढांचे की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के कल्याण को सुरक्षित करने के लिए हमेशा हर संभव कदम उठाएगी। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही 157 मृतक किसानों के परिजनों को नौकरी दे चुकी है। दरअसल पंजाब सरकार ने पहले 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और प्रत्येक मृतक किसान परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की थी। किसानों के मुताबिक कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत हुई है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह बोले, हिंदुओं को सालों तक किया गया अपमानित, मोदी सरकार में मिला सम्मान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि हिंदू समुदाय के आस्था के केंद्रों को कई साल तक अपमानित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 2014 में सत्ता में आने तक किसी ने भी इनका गौरव बहाल करने की परवाह नहीं की। मोदी सरकार अब ऐसे स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए निडरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले लोग मंदिरों में जाने से कतराते थे, लेकिन मोदी सरकार के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। आपको बता दें दोस्तों, अमित शाह अहमदाबाद में कटवा पाटीदार संप्रदाय की देवी मां उइमिया को समर्पित उइमिया धाम मंदिर के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। ये मंदिर एवं अन्य भवन 74,000 वर्ग गज जमीन पर 1500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हैं। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कई वर्षों तक हिंदू समुदाय के आस्था के केंद्रों को अपमानित किया गया और जब तक मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता में नहीं आई, तब तक किसी ने भी गौरव बहाल करने की पहल नहीं की। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मेरठ से जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना, कहा गन्ना हमारा है और जिन्ना तुम्हारा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को गन्ना मूल्य के रिकॉर्ड भुगतान को लेकर योगी सरकार की सराहना की और कहा कि गन्ना हमारा है और जिन्ना उनका है। साथ ही ये भी कहा कि भाजपा गन्ना पर चुनाव लड़कर जीतेगी और जिन्ना मानसिकता का भी पर्दाफाश करेगी। जेपी नड्डा ने मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी ग्राउंड में आयोजित पश्चिम क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि यह नई सपा नहीं है बल्कि पुरानी सपा है। उन्होंने हम प्रजातंत्र के पुजारी हैं और वे दंगा तंत्र के पुजारी हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में योगी सरकार ने गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया है। गन्ना हमारा है और जिन्ना उनका है। हम गन्ने पर चुनाव लड़कर जीतेंगे और हम जिन्ने वाली मानसिकता को भी पर्दाफाश करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले हरदोई में एक भाषण में कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने पढ़ाई की और बैरिस्टर बने तथा भारत की आज़ादी के लिए किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटे। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के बाद इस राज्य में उठी खुले में नमाज पर रोक की मांग, विधायक ने सीएम से लगाई गुहार। जी हां दोस्तों, हरियाणा में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर जारी विवाद के बीच बिहार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बजोल ने शनिवार को बिहार में भी खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार में भी खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगनी चाहिए। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में भी खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह इसकी पहल करेंगे। बीजेपी विधायक ने कहा कि जिस तरह हरियाणा की सरकार ने खुले में नमाज पर रोक लगाई है, बिहार में भी वैसा होना चाहिए। खुले में और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगनी चाहिए। शुक्रवार को सड़कों को जाम कर देना, सड़कों पर नमाज पढ़ना, ये कैसी पूजा पद्धति है?
अगर आस्था की बात है तो घर में या मस्जिद में नमाज पढ़ें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना महामारी के अंत की शुरुआत हो सकता है ओमिक्रॉन, डेल्टा की तुलना में कम घातक है यह वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने यूं तो फिर से दहशत बढ़ा दी है, लेकिन अब तक इसका जो प्रभाव दिख रहा है उससे यह संभावना भी जताई जाने लगी है कि शायद यह इस महामारी के अंत की शुरुआत साबित हो। डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 4-5 गुना ज्यादा तेजी से फैलने की क्षमता वाले इस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में हल्के लक्षण मिल रहे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। इन तथ्यों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कई अधिकारी निजी बातचीत में इसे कोरोना महामारी के खत्म होने की शुरुआत के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसानों की घर वापसी से कबाड़ियों की मौज। जी हां दोस्तों, 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह 9 बजे घोषणा की कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जा रहा है। इसके बाद देश के लोगों की निगाहें किसानों की ओर टिकी थी कि ये कब बॉर्डर खाली करेंगे। हालांकि किसानों ने बॉर्डर खाली करने के लिए भी कई बैठकें की और कुछ शर्तों के साथ बॉर्डर खाली करने को राजी हुए। करीब 1 साल से चल रहे इस प्रदर्शन का अंत आधिकारिक तौर पर शनिवार को हो गया। बॉर्डर खाली होने के बाद सिंधु गांव के आसपास के कबाड़ियों को काफी फायदा हुआ है। करीब 1 साल से चल रहे इस लंबे प्रदर्शन के बाद शनिवार को प्रदर्शनकारी किसानों के घर लौटने के बाद सिंधु बॉर्डर पर कबाड़ी बांस के खंभे, त्रिपाल, प्लास्टिक और लकड़ियां इकट्ठी करने में व्यस्त दिखे। सोनीपत के कुंडली में सिंधु बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ से करीब 5 किलोमीटर लंबी सड़क किनारे का धरना स्थल थी। उन्होंने वहां अस्थायी ढांचे खड़े कर रखे थे। इनमें टॉयलेट रूम और रसोई घर सहित आवासीय सुविधाएं भी थी। आपको बता दें दोस्तों, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग और कबाड़ी बांस के खंभे, त्रिपाल, लकड़ियां, प्लास्टिक और लोहे की छड़ें चुनने में लग रहे हैं और वे उन्हें वापस अपने घर ले गए। उनमें से कुछ को पंजाब लौट रहे प्रदर्शनकारियों ने कंबल, ऊनी कपड़े, पैसे एवं रोजाना उपभोग के अन्य सामान भी दिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तबलीगी जमात पर सऊदी अरब ने लगाया बैन, बताया आतंकवाद का सबसे बड़ा एंट्री गेट। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ने सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन कहे जाने वाले तबलीगी जमात पर बैन लगाने का फैसला ले लिया है। आतंकवाद का सबसे बड़ा द्वार बताते हुए वहां की सरकार ने तबलीगी जमात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब से शुक्रवार की नमाज के दौरान लोगों को तबलीगी जमात से मिलने की जरूरत नहीं है। उनके साथ किसी भी तरह का संपर्क रखना अनिवार्य नहीं रहेगा। सरकार के मुताबिक ये संगठन समाज के लिहाज से खतरनाक है और देश में आतंकवाद के द्वार खोलने के दमखम रखता है। इसी वजह से सरकार ने तमाम मस्जिदों से भी अपील की है कि उनके द्वारा लोगों को जागरूक किया जाए, बताया जाए कि तबलीगी जमात क्यों और कैसे समाज के लिए खतरनाक है। सऊदी सरकार ने भी माना है कि अगर लोगों के बीच तबलीगी जमात के गलत काम पहुंचाए जाएंगे तो उन्हें लगातार इसकी जानकारी दी जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में तबलीगी की अहमियत समाज में कम हो जाएगी। अब क्योंकि सऊदी अरब में मुस्लिम संख्या काफ़ी है, ऐसे में तबलीगी जमात के लिए यह फैसला एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राशन कार्ड के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब लाभार्थी अपने पसंद के राशन डीलर के यहां से राशन उठा पाएंगे, यानी अब राशन के डीलर को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं। सरकार ने इसे लेकर विज्ञापन जारी किया है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपके पास राशन कार्ड लेकर आए, चाहे वो आपके यहाँ लाभुक नहीं हो, लेकिन किसी को वापस नहीं लौटाना है। दूसरे डीलर के राशन कार्ड धारक भी अगर आपके पास राशन लेने के लिए आए तो उसे हर हाल में राशन देना है। दरअसल रांची जिला आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद बिलुंग की ओर से जिले के सभी राशन कार्ड धारकों को इसके लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। राशन का उठाव कर रखने वाले कार्ड धारकों के साथ एक समस्या यह रहती है कि कुछ राशन डीलर काफी मनमानी करते हैं, लेकिन अब इस व्यवस्था के बहाल होने के बाद अब लाभुकों के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वे ऐसे डीलरों के पास से राशन उठाना ही बंद कर दें।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट और तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, शेष तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के शेष हिस्सों और केरल और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिन और रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के दाम। तो दोस्तों भारतीय सराफा बाजार में इस कारोबारी सप्ताह सोने चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली। सोने की कीमत 48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे बनी हुई है। वहीं चांदी का भाव 61,000 रुपये के आसपास पहुंच गया है। पूरे कारोबारी सप्ताह में राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोना 59 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी के भाव में 837 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में बवंडर ने मचाई भीषण तबाही, मृतकों की संख्या 100 तक पहुंचने की आशंका। जी हां दोस्तों, अमेरिका के कई प्रांतों में शुक्रवार की देर रात बवंडर व खराब मौसम ने भारी तबाही मचाई है। केंटुकी स्थित एक मोमबत्ती फैक्ट्री, इलिनॉइस स्थित अमेजन के भवन व आर्कान्सास स्थित एक नर्सिंग होम को काफी नुकसान पहुंचा है। कई भवन तो पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। इसमें कई लोगों की जान चली गई है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों को राहत व बचाव कार्य में लगाया गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंटुकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने इसे राज्य आपदा घोषित किया है। बेशियर ने त्रासदी को दुखद बताते हुए मैफील्ड स्थित एक फैक्ट्री में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई है। उन्होंने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, जब बवंडर आया तब फैक्ट्री में करीब 110 लोग मौजूद थे। इसमें आशंका है कि इस भीषण त्रासदी में केंटुकी के 50 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। मृतकों की संख्या 70 से 100 तक पहुंच सकती है। यह बहुत कठिन वक्त है। हम सभी की सलामती की प्रार्थना करते हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।